हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम क्लास 12th की मैथ्स कर रहे हैं। तो इसमें आज हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट जिसमें हम एक्सरसाइज 4.5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे 4.6 का, एक्सरसाइज 4.6 का, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो जिसने भी लास्ट वीडियो 4.5 तक जिन्होंने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। तो उसमें लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको ए इन्वर्स निकालना बताया है और उससे पहले जो टॉपिक होते थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के बारे में। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे 10th में हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, उसमें कुछ कंडीशन होती थी, यूनिक सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन की, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। तो कुछ इसी तरह का ही इसमें भी है कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड एंड डिटर्मिनेंट के थ्रू। तो कि लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी होंगी, आपके 2 वेरिएबल में भी हो सकती हैं, 3 वेरिएबल में भी हो सकती हैं। तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या 2 केस बनेंगे। एक तो आपका जैसे लीनियर इक्वेशन आपकी दे रखी है, या तो वो जो सिस्टम होगा 2 इक्वेशन का हो सकता है या तो 3 इक्वेशन का हो सकता है। तो वो सिस्टम आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट। तो 2 तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए किस तरीके से हमें आप पढ़ना है इसको। देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट 2 तरीके की कंडीशन है आपकी मिलेंगी। कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो 2 तरीके के हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या हमें करना है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या करना है। तो देखिए जैसे कि कंसिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन आपके 1 भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, मतलब सिंगल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जब हम उन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा होगा, तो उस कंडीशन में जैसे सपोज़ मान लीजिए कि आपकी लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो आपको 3 इक्वेशन दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। और तो अब इसमें जो वेरिएबल है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, x, y एंड z, इनकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको इस तरीके से मैट्रिक्स में आपको अरेंज करना है इसको। ए आपकी मैट्रिक्स एक रहेगी जिसमें आपको ये टर्म लिखने पड़ेंगे x, y, z के कोफिशिएंट, जैसे a1, b1, c1, ये फर्स्ट इक्वेशन के हो गए। देन सेकेंड इक्वेशन के a2, b2, c2, देन a3, b3, देन c3। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट मैट्रिक्स जैसे x हम कंसीडर इसमें करेंगे। x क्या होता है, x एक इस तरह की मैट्रिक्स होती है जिसमें हम वेरिएबल लिखते हैं जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं, जैसे कि x, y एंड z, ये निकालने हैं। और उसके बाद हम b एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं जिसमें हम इन वैल्यू को लिखेंगे d1, d2, d3। तो आपकी ये 3 मैट्रिक्स बन जाएंगी और इसको हम
एक आपकी इस तरीके से लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, AX इज़ इक्वल टू B। क्यों लिखा इस तरह से? एक देखो, एक जनरल तरीके, जैसे मैंने मैट्रिक्स में बताया था कि ये कंडीशन कैसे आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे कितना है 3/3, और ये जो है इस मैट्रिक्स X का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 3 रो है और कॉलम कितना है 1, तो 3/1, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा 3/1, 3/1 का ऑर्डर होगा। अब 3 मतलब रो होंगी, यहाँ पे टर्म होंगे, और 1 कॉलम होगा, 3/1, यही ना, 3/1 का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे जब जो मैट्रिक्स आएगी, मान लीजिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स एक लिखते हैं, ये वाली और ये वाली यहाँ पर मैट्रिक्स लिखें, मतलब ए की जगह ये मैट्रिक्स लिखी और बी एक्स की जगह ये वाली मैट्रिक्स और ये, तो बी का ऑर्डर देखिए इज़ इक्वल टू में 3/1 की मैट्रिक्स बन रही है। तो इसीलिए ये कंडीशन जो है हमने यहाँ पे ये इक्वेशन इस तरह की बनेगी। अब हमें ये कंडीशन, अब देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब x/z की कुछ वैल्यू आएंगी। और अब उसके लिए देखिए x, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशन है, देखिए केस फर्स्ट जो है आपका रहेगा कि इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट में क्या होगा कि AX इज़ इक्वल टू B, ये एक हमारी इक्वेशन है जिसमें हम अरेंज करेंगे, और हम इसमें क्या करेंगे कि A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो या A से डिवाइड कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो सपोज़ हम मान लीजिए A इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इधर भी, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो x है, ये I बन जाएगा, I इंटू एक्स A इन्वर्स B। I की वैल्यू तो I तो आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो ये इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B। ये कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B, तो अब इसमें जो है ये आपको यूनिक सोल्यूशन देगा, मतलब x इज़ इक्वल टू A इन्वर्स B हम निकालेंगे इसके थ्रू। A इन्वर्स जो आपकी ये मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे B, और इसके बाद यहाँ पे x मैट्रिक्स जो है, x जो है आपकी x मैट्रिक्स की जो वैल्यू होंगी वो हम यहाँ लिखेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से x की वैल्यू जो होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे, x की, y की, z की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो ये तो आपका केस फर्स्ट इसमें बना, ये इसमें आपका केस फर्स्ट बना। अब केस सेकंड की अगर हम बात करें कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होगा। अच्छा, कंसिस्टेंट देखिए, और एक तो ये आगे की बात मैंने बता दी। यहाँ पे कंसिस्टेंट में क्या है कि सबसे पहले आप जो भी आपका A निकलेगा उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट A जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है वो आपका कंसिस्टेंट है यहाँ पे। और सपोज़ अगर डिटर्मिनेंट A इज़ इक्वल टू 0 आया तो उस केस में इनकंसिस्टेंट की 2 कंडीशन हो जाएंगी, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो भी देखिए यहाँ पे। जैसे कि अगर हम केस सेकंड की बात करें तो अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे कि हम एडजॉइंट A निकालते हैं। हम एडजॉइंट, ये कब का है, जब डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट A देन इनटू B। ये हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब उसके बाद इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी केस सेकंड में। फर्स्ट, अगर आपका एडजॉइंट A इंटू B
इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो भी, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि ये जो ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्या है यहाँ पे, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है। देन सोल्यूशन, इस केस में कह सकते हैं देन डज सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। एंड द और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम होगा, इस सिस्टम जो आपको ये गिवन होगा लीनियर इक्वेशन का, वो इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब हम यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो गिवन ये आपका सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, वो इनकंसिस्टेंट है, यहाँ से हम कंफर्म हो जाएंगे। अब अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो उस केस में क्या होगा कि या तो ये सिस्टम जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, या तो आपका ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। मीन्स कंसिस्टेंट हो सकता है या इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब यहाँ पे हम कंफर्म नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि या तो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। हमें यही दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है या नो सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस केस में आप समझ गए होंगे कि इनकंसिस्टेंट जो है सिस्टम कब होगा, अगर आपका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम फिर चेक करना स्टार्ट करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। देन ए एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए इंटू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन we can say that either system either consistent और inconsistent, और उस जो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन। मतलब इस केस में हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि ये जो सिस्टम है आपका, मतलब हमें यही कहना होगा कि नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है इस केस में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 4.6 का, जो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम इस पे कुछ आगे हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 4.6 हम शुरू करेंगे।